नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक नए टाइटल के साथ जिसका नाम है रॉक यानी चट्टान। स्वागत करता हूं अपने सभी साथियों का जो आज के सेशन में उपस्थित हैं। विशेष रूप से कल रात्रि तक पढ़ने के बाद फिर से एक बार वापस पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो आपके जोश और जज्बे को सलाम है, क्योंकि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। ये विजिबल है और विजिबल मेहनत को ही हम लोग आपके सामने और खुद से और एक लेवल तक मेहनत करके प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो संभवतः आप सभी लोग स्वस्थ मस्त दुरुस्त होंगे और आज के सेशन के लिए उपलब्ध होंगे, जिसमें आज हमको चर्चा करनी है रॉक ऑफ इंडिया की, भारत की चट्टानों की। ठीक है, तो मेरे तमाम साथी जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, संजीत, निखिल, रामेश्वर, प्रवेश, ऋषा, स्नेहा, प्रद्युमन, मानसी, नरजीत, स्वराज, श्वेता, आरती, कमलेश, निशांत, रूपाली, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, प्रॉपर तरीके से मैं ऑडियो होंगे, हाँ प्रॉपर तरीके से आवाज वगैरह सब चल रही है। और जिनको बफर वगैरह लग रहा है अपना क्रॉस कनेक्शन चेक कर लें, यहां से सब कुछ मस्त और दुरुस्त चल रहा है। ठीक है, चलिए चट्टानों की अब हम बात करने जा रहे हैं। चट्टान कितने प्रकार की हैं? देखिए, अब तक के सेशंस में हम लोग भारत के बहुत बड़े बड़े मेजर पोर्शन कवर कर चुके हैं। भारत के अंदर सबसे पहले तो हमने सबसे पहले हिमालय को ही कई दिनों तक समझा था। फिर हिमालय के बाद में इंडिया के अंदर माउंटेन्स कहां कहां पर हैं, हिल्स कहां पर हैं, इंडिया के प्लेटू यानी पठार कहां कहां पर हैं, रिवर्स कौन सी हैं, सॉइल की टाइप क्या है। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम इंडिया के मैप की मदद से यह समझने का प्रयास करेंगे कि इंडिया में रॉक सिस्टम कौन कौन सा है। और रॉक के अंदर समझने से पूर्व हमें यह जानना होगा कि रॉक मूलतः कितने प्रकार की होती है। साथियों देखिए, पृथ्वी के बारे में अलग अलग प्रकार की पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के विभिन्न प्रकार के मत और व्यवस्थाएं हैं, जिनमें सबसे सर्वमान्य व्यवस्था यह है कि पृथ्वी खुद भी कभी सूर्य के साथ में रही होगी। यह माना जाता है कि सूर्यमंडल के अंदर जितने भी ग्रह घूम रहे हैं कभी वो एक साथ ही रहे होंगे और उनके विघटन से इन ग्रहों का निर्माण हुआ होगा। यानी कि कभी एक पिंड था जो फटा होगा, लाइक बिग बैंग थ्योरी, और उस एक पार्टिकल से फट करके इन सबका निर्माण हुआ होगा। आज भी सभी ग्रहों के ऊपर जितनी भी रिसर्च चल रही है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है, यह जानना कि क्या वाकई में ये सब एक थे, यानी कि सब एक ही जगह से निकले थे या सब अलग अलग थे। ठीक है, अच्छा, अब जब हम आज के सेशन में उतरते हैं तो हमको ये जानने योग्य सबसे पहली जानकारी पता चलती है कि अर्थ अपने आप में जब सबसे पहले आग के एक धधकते हुए गोले के रूप में थी, तो वो जब ठंडी हुई तब क्या बनी। क्या बनी से क्या मतलब है भाई? अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पूर्व हमने मंगल की संरचना के बारे में बताया था कि मंगल के बारे में नासा के एक मिशन के द्वारा जानकारी दी गई है कि वहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। यह सेशन हमने कवर भी किया था। लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है साहब? पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर पता चला कि जो क्रस्ट, मेंटल और जो कोर है उनमें स्पष्ट विभाजन नहीं है। मंगल का जो क्रस्ट है वो बहुत ही अभी हल्का है। हल्का है से क्या मतलब है? बहुत ही पतला है। तो बोले उससे क्या फर्क पड़ता है? इसलिए वहां पे भूकंप बहुत आते हैं। यानी कि जब वो मिशन भेजा गया तो उसने खुद ने ही 1000 से ऊपर के करीब मिशन में भूकंप देख लिए। इंसान के निवास के लिए सबसे जरूरी चीज है कि वो अच्छे से अपना रहने लायक घर बनाए, लेकिन वो भूकंपों से कैसे मैनेज करे। तो मंगल पर भूकंप अपने आप में एक चैलेंज बना। जब हमने अर्थ के बारे में जाना तो अर्थ के बारे में पता चला कि अर्थ में क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। तो ये जो क्रस्ट, मेंटल, कोर वाली बात है, पृथ्वी का क्रस्ट काफी मजबूत है। कितना मजबूत है? ये इतना मजबूत है कि ये 7 प्लेटों में बांटा जा सकता है। हमने वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब आपको पढ़ाई थी तब उसके बारे में भी जानकारी दी थी। बोले ठीक है, हाँ चलो ये भी बात सही है। तो पृथ्वी को एज एन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमने पढ़ने का प्रयास किया, क्रस्ट, मेंटल, कोर के रूप में इसे समझने का प्रयास किया। अब ये जो क्रस्ट हमारे सामने है, इस क्रस्ट का निर्माण भी क्या एक जैसा रहा होगा? ये समझने योग्य बात है, क्योंकि धरती पर जितने भी जगह पर क्रस्ट का निर्माण हुआ वो किसी ना किसी चीज के ठंडे होने से हुआ है। ये तो सबको मान्य है। क्यों मान्य है? क्योंकि जब हम धरती की गहराइयों में जाते हैं, हम जब ये समझने का प्रयास करते हैं कि सबसे अंदर कोर है, उसके बाहर की तरफ मैग्मा है और सबसे बाहर क्रस्ट है। तो जब हम पृथ्वी की गहराइयों में जाते हैं तो ये जो बाहर वाला सरफेस एरिया हमें दिखाई देता है, ये बाहर वाला क्षेत्र जिसको आपने मेंटल नाम दिया, ये वाला क्षेत्र जिसे आपने कोर नाम दिया, तो लोगों के दिमाग में पहला मत क्या आता है कि भाई देखो, मेंटल अपने आप में धधकता हुआ एक आग का, लावा का मतलब ज्वार है। अब उस बीच में क्रस्ट
जो कि एक कठिन और कठोर हिस्सा है, ये बना कैसे? तो बोले संभवतया ये वाला जो क्षेत्र आपको मेंटल वाला दिख रहा है, इसकी ऊपरी सरफेस, बोले सर ऊपरी सरफेस को तो आपने एस्थेनोस्फेयर कहा था। हाँ, तो एस्थेनोस्फेयर के भी जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कभी ठंडा होकर के क्रस्ट में कन्वर्ट हुआ होगा। तो बोले इसका मतलब क्रस्ट का निर्माण अपने आप में मेंटल के ठंडे होने से हुआ होगा। हाँ, यही मानते हैं, सब तो मानते यही हैं कि धरती जो है वो कुछ है ही नहीं, असल में लावा पिंड था, इतना आग का धधकता हुआ पिंड था, फिर वो ठंडा हुआ, ठंडा होते हुए फिर शीत युग आया, फिर वो एक्सट्रीम ठंडा हो गया, फिर उस ठंडे हुए जगह पर गर्मी और सर्दी के प्रभाव में वनस्पतियों की पैदाइश होना शुरू हुई, जीव का विकास शुरू हुआ। विज्ञान के अंदर जब हम टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं, उसके अंदर जब हम मानव विज्ञान का विकास पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, उनमें हमको ये पता चलता है कि सबसे पहले किस तरह से, सबसे पहले मतलब पानी के अंदर जो मछलियां पैदा हुई, फिर कैसे वो रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हुई, फिर एम्फीबियंस कैसे बने, एम्फीबियंस बने, फिर रेप्टाइल्स बने, इस प्रकार से जीव का विकास क्रम हुआ। तो बोले अच्छा, इसका मतलब पृथ्वी का जो शुरुआती भाग है, उस शुरुआती भाग के बारे में कयास ही लगाए जा सकते हैं, क्योंकि आप में से और हम में से कोई नहीं था उस समय जब पृथ्वी उल्का पिंड के रूप में या धधकते हुए आग के गोले के रूप में आइसोलेट होकर के इस सौर मंडल में आकर गिरी। सर गिरी थी मतलब? मैंने कहा टिकी तो कहीं नहीं है, अभी भी तो तैर ही रही है। तो ये उल्का पिंड के रूप में जब धधकते हुए गोले के रूप में तैरना शुरू की थी, कहीं से टूट करके, उसके बाद से वैज्ञानिकों का मत है, विज्ञान के अंदर मत कैसे दिए जाते हैं? एविडेंस के आधार पर। एविडेंस कैसे निकाले जाते हैं? चीजों को रिलेट किया जाता है कि ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ होगा। तो वैज्ञानिकों ने अपने एनालिसिस से जो कंक्लूड किया, उस कंक्लूड में क्या चीज निकल कर आई? कंक्लूजन में निकल करके आया कि जो क्रस्ट वाला पोर्शन है, इसमें 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? बोले अर्थ जब सबसे पहले ठंडी हुई थी ना, तब आग के पिंड से ठंडी हुई थी, इसलिए उस ठंडे हिस्से का नाम दिया गया आग्नेय चट्टान। आग का गोला था अर्थ, आग के गोले में जो सबसे पहली चीज जो ठंडी होकर बनी। अमित पांडे लिख रहे हैं, आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपकी एज ही कम हो गई है वेट लॉस होने की वजह से। हाँ यार, फील तो मुझे भी अच्छा हो रहा है। अब तो 2.25 महीने हो चुके हैं और आई कैन प्राउडली से कि मैंने 19 kg वेट लूज किया है। ठीक है, और अभी ये जर्नी जारी है। अभी मुझे आइडियल वेट तक पहुंचना है, बहुत ज्यादा वेट हो गया था। हाँ दिलीप, थैंक यू सो मच। पतला हो गया हूं, पतला लग भी रहा हूं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके साथ में। जैसे आप सबने किसी एग्जाम को टारगेट किया हुआ है, मैंने जिंदगी को टारगेट किया हुआ है कि मुझे जिंदगी अचीव करनी है ना, क्योंकि बहुत बुरी हालत तक पहुंच गया था। और अगर आपको देख करके यह अच्छा एहसास दे रहा है, धन्यवाद, है ना। तो ये आपके बीच में रह करके ही संघर्ष के रूप में चल रहा है। शुभम वर्मा लिख रहे हैं, आपके पीडीएफ में चित्र ज्यादा हैं, फिर कॉस्ट ज्यादा आएगा। तो बेटा मत निकालो, कौन जिद कर रहा है ना। अब तुम्हारे लिए मैं चित्र हटा दूं फिर दूं, तो बेटा कहीं और पढ़ो ना आराम से। कहां गलत फंस गए हो? किताब ले आओ एक बढ़िया सी, बहुत 100-200 रुपए किताब मिल जाती है, लोड मत लो, ठीक है, लोड मत लीजिए बिल्कुल भी। शेयर योर टिप्स। जब आइडियल वेट पर पहुंच जाऊंगा, 1 जनवरी 2024 मेरा टारगेट है, जब मैं एक जवान युवा लगूंगा, 1 जनवरी 2024 का टारगेट है। अभी टारगेट बहुत दूर है, जैसे आप लोग परीक्षा का टारगेट लेते हैं, ऐसे मैंने जिंदगी का टारगेट लिया हुआ है। उस दिन अपने टिप्स साझा करूंगा, ठीक है। हाँ जी, भूषण लिख रहे हैं, प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस। स्टार्टिंग में हम एक ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते थे, लेकिन अब 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हैं। अभी थोड़ा सा वेट करिए, समय हमारे साथ जरूर लगता है, लेकिन एक बार जब आप ये पूरा क्रम गुजार देंगे ना, तो यकीन मानिए कि सीडीएस छोड़िए, आप यूपीएससी का प्रीलिम्स भी सोचेंगे कि स्टैटिक जीके तो हमारे आगे कुछ है ही नहीं। खुद ने यार अपने 6 महीने की प्रिपरेशन में, ये रिकॉर्ड ही है अपने आप में आज तक, 6 मंथ की प्रिपरेशन में एग्जाम क्वालिफाई किया था, ठीक है ना। लेकिन हाँ, मैं 12-12 घंटे क्लासेस पढ़ा करता था, तो मेहनत लगती थी, क्लासेस पढ़ा हूं। अरुण, थैंक यू सो मच, ठीक है, चलें बढ़े आगे।
पतले वालों को मोटा करने का नहीं पता। खूब खाओ भैया, मीठा खाओ, मेरी तरह एक एक दिन में आधा आधा किलो मिठाई खा जाओ, तब जाके मोटे हो जाओगे। चलो, तो चट्टाने के साथ क्या था, जो आग से ठंडा होकर बनी वो चट्टान कौन सी थी, आग्नेय चट्टान थी। आग्नेय चट्टान को नाम क्या दिया गया, इग्नियस चट्टान। आग से जो बनी सीधी वो इग्नियस चट्टान थी। यानी धरती जब सबसे पहले ठंडी होकर बनी तो बनकर कहां पहुंची, आग के पिंड के रूप में जो चट्टान बनाई, दैट इज नॉन एज इग्नियस रॉक। ठीक है, आग्नेय चट्टान बन गई। अब क्या हुआ, अब इस आग्नेय चट्टान में कई प्रकार के परिवर्तन हुए। कैसे परिवर्तन हुए भाई, परिवर्तन आग्नेय चट्टान में, चट्टान के अंदर परिवर्तन, इसकी काया में, इसके शरीर में, जैसे मेरे शरीर में आप परिवर्तन देख रहे हो, ऐसे चट्टान के शरीर में परिवर्तन हुआ जिसे कायांतरण कहा गया। कायांतरण, काया का अंतर होना, इसे अंग्रेजी में कहते हैं मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म। जब आग्नेय चट्टान में समय के साथ, देखिए अर्थ पहले आग का गोला थी, जब वो ठंडा हुई, ठंडा होते ही जो बनी वो बनी आग्नेय चट्टान। जब वो ठंडा होकर आग्नेय चट्टान बनी तो जो चट्टान का रूप निकल कर आया वो कहलाया मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रॉक, कायांतरित हुई चट्टान। ठीक है सर, कैसे हुई होगी, कैसे हुई होगी, तो हुआ ये कि जो आग्नेय चट्टान थी ना, उस पर बहुत सारी बारिश, बहुत सारी तेज हवाएं, टेम्परेचर का प्रभाव, सूरज की रोशनी, उगते हुए पेड़ पौधे, इन सब की वजह से उसमें परिवर्तन आना शुरू हुआ। जब उसके अंदर परिवर्तन आना शुरू हुआ तो यह परिवर्तन एक नई चट्टान के रूप में प्रकट हुआ, जिसे हम लोग नई चट्टान, कायांतरण के कारण बनी हुई चट्टान, जिसका नाम क्या रखा, कायांतरित चट्टान नाम दिया गया। चट्टान बोले तो रॉक, और कायांतरित चट्टान को नाम दूसरा क्या दिया गया, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, ये बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है, आप इस बात को समझिएगा। हां जी, एक बालक कह रहे हैं कि सर या तो ब्लैक स्क्रीन ले लीजिए या फिर, बिल्कुल ले लेते हैं साहब। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश को बेटा, मोहम्मद ये एम मोहो राजस्थान करके लिख रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश को अलग करा दो बेटा। जो अपनी A4 आती है ना, A4, ये तो PPT है जो सेम डे पढ़ने के लिए दी जाती है। इसके बाद में हम एक A4 अलग से बनाते हैं, वो हिंदी और इंग्लिश में अलग आती है। ठीक है, A4 का मतलब एक ही पेज पर सारी चीजें निकाल कर दी जाती हैं, दैट इज A4। वो हिंदी की अलग आती है, इंग्लिश की अलग आती है। मैं अभी सॉइल की A4 डलवा देता हूं, वेट करिए। ठीक है, और बताइए। हाँ, मोह मीणा आज मोह राजस्थान के नाम से आया, आयुष ने पकड़ लिया। ठीक है, चलिए, तो फिर इसके बाद में कायांतरित चट्टान अभी चल रहे हैं, वो तो सब आ ही जाएगा, जैसा भी आएगा, जो कंटेंट है वो तो इसी कलर में रहेगा। तो कायांतरित चट्टान जो बनी, इसके बाद क्या हुआ, कायांतरित चट्टान में और ज्यादा क्या हुआ, इसका धीरे धीरे डिके होने लगा। डिके से मतलब क्या होता है, अर्थ पर जितनी भी चीजें बनी हुई है ना, सृष्टि के अंदर जितनी भी चीजें बनी है, उनकी एक लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल के अंदर जैसे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा होने वाली काम क्या है, वेदरिंग की घटना, मौसम के कारण, वेदरिंग के कारण, इरोजन के कारण जो मूल स्वरूप है वो स्वतः ही नष्ट होने लगता है। आप कोई सी भी वस्तु को जो जीवित नहीं है या जीवित भी है, उसे आप स्टैटिक छोड़ दीजिए, समय के साथ उसके अंदर परिवर्तन आने लगते हैं। और जब वो परिवर्तन आने लगते हैं तो अंत में जाकर के
वो सभी परिवर्तन मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी में मिल जाते हैं मतलब हमने जो सॉइल वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें एक चीज जानी थी कि सृष्टि में जो भी चीज बनी है वो शुरू कहीं से भी हुई हो, अंत में उसे खाक में मिलना है। सुनने में बड़ा बुरा सा लगता है, खाक में मिलना है क्या होता है ना। तो सबसे पहले अगर चट्टान आग्नेय थी, उसके अंदर परिवर्तन हुआ तो वो मेटामॉर्फिक में बदली, और उसमें परिवर्तन हुआ तो वो खाक में मिल गई। वो जो खाक में मिलना है ना, वो जो मिट्टी का अंदर तक कन्वर्ट होना है ना, वो अवसादी चट्टान कहलाता है। क्या कहलाता है? अवसादी। अवसादी, रेजिडुअरी और सेडिमेंट्री। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सेडिमेंट्स। सर खाक में मिलना सुन के तो थोड़ा सा नेगेटिव सी फीलिंग आती है, आती तो है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि समय के साथ साथ सभी का पतन होता है। चाहे चट्टान हो, चाहे इंसान हो, चाहे पौधा हो, जो भी सृष्टि में निर्मित हुआ है ना, उसका अंत निश्चित है। मतलब ये गीता का वो सबसे बड़ा सार है, पहले ही दिन जो पता होना चाहिए कि जो इस धरती पर आ गया उसका अंत निश्चित है। तो अंत निश्चित है, तो ऐसी स्थिति में चट्टान का भी अंत निश्चित है। चट्टान बनी थी आग्नेय के रूप में, परिवर्तित होकर मेटामॉर्फिक के रूप में पहुंची और फिर फाइनली आकर सेडिमेंट में कन्वर्ट हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब क्या हुआ ठीक है, आओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ लो, बातें बाद में कर लेना, ठीक है। अब इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले इग्नियस रॉक थी, वो कन्वर्ट हुई मेटामॉर्फिक रॉक में, और मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो कन्वर्ट हुई उसमें सेडिमेंट्री रॉक में, सेडिमेंटरी रॉक में। अच्छा, सेडिमेंट बोले तो अवसाद, मेटामॉर्फिक बोले तो कायांतरित, कायांतरित रॉक में। और जो सबसे पहले थी वो कौन सी थी? आग से बनी थी, इसलिए आग्नेय। ठीक है सर। सर एक बात बताओ, आग्नेय से मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से सेडिमेंट्री, सर क्या यह संभव नहीं है क्या? मैंने कहा क्या? कि सर डायरेक्ट इग्नियस से सेडिमेंट्री बन जाए। मैंने कहा संभव है, कोई नियम थोड़ी है कि मेटामॉर्फिक बीच में बनेगा। संभव है कि बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो धड़ाम से खत्म हो जाती हैं। जैसे इंसान के जीवन को अगर आप नोटिस करें, हम पैदा होते हैं, युवा अवस्था तक पहुंचते हैं और वृद्धि होती रहती है। बचपन के नौनिहाल से लेकर के जब हम तब बड़े होते हैं, हमारे शरीर में, हमारे आकार में, हमारे हर चीज में वृद्धि होती है। लेकिन वृद्धि की एक सीमा है। 18 से 20 साल या 21 साल तक आपकी हर चीज में वृद्धि होती है। आप हाइट में, आपकी हेल्थ में, हर चीज में वृद्धि हो। 21 साल के जब आप होने लगते हैं, उसके बाद तक ऑलमोस्ट आपकी हाइट बढ़ना बंद कर देती है। हाइट बढ़ना जिस समय बंद हुआ, यह परिचय है कि आपका अब पूर्ण निर्माण हो चुका है। आप अब वयस्क एडोलेसेंस अवस्था में पहुंच चुके हैं। अब जब आप वहां पहुंचे हैं, उसके बाद आपका डिके फेज शुरू होता है। डिके फेज शुरू कैसे होता है? शरीर में परिवर्तन आने लगते हैं। परिवर्तन कैसे आने लगते हैं? कुछ लोगों के बाल सफेद होने लगते हैं, कुछ लोगों के चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगती हैं, जॉइंट्स में पेन होने लगता है। जो व्यक्ति सीधा खड़ा रहता था, अब वो यूं झुककर खड़ा रहने लगता है। जिसकी आवाज में पहले स्पार्क था, वो अब झर झर की आवाज बात करने लगता है। जो पहले बहुत तेजी से काम करता था, अब उसके काम में सुस्ती आने लगती है। अर्थात परिवर्तन आने लगते हैं, काया के अंदर अंतर आने लगता है, कायांतरण होने लगता है। और फिर ये कायांतरण धीरे 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 और बैंड होते होते और बुजुर्ग अवस्था तक, यानी वो उस अवस्था तक वापस पहुंच जाता है कि वो बेड से उठ नहीं पाता। तो जीवन साइकिल का है, पैदा होने से लेकर टॉप तक, टॉप से लेकर के वापस बॉटम तक आने की अवस्था है। यही तो लाइफ साइकिल है ना। लाइफ साइकिल में जब एथिक्स पढ़ी, तब यह समझ में आया कि इस पूरे शरीर के अंदर एक चीज कॉमन थी, और वो क्या थी? आत्मा, सॉइल, सोल। अब वो जो सोल है ना, आपकी आत्मा, वो यहां से लेकर यहां तक आपके साथ, आपके मनोमस्तिष्क पर चलती रही कि आपको उसे जवान रखना है। तो वो आपका शरीर भले ही बुजुर्ग हो गया, वो अभी तक युवा है। वो आपकी सोच पर निर्भर कर रही है। और एथिक्स बताता है, हमारे सारे रिलीजियस जितने भी मतलब जानकारी हैं वो बताती हैं कि आत्मा अमर है। आपका शरीर जब यहां पहुंचा,
आपके अंदर की वो जो आत्मा है, अब जब कायांतरित फेज पहुंची है, आप किसी भी मान्यता के हों, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, आपको अंत में सुपुर्द खाक ही करना है। चाहे दफना के किया जाए या जला के किया जाए या खुला छोड़ के किया जाए, कैसे भी किया जाए, अंत में आपका डिके होना है। इंसान की ये कड़वी सच्चाई है। बोले सर सुबह सुबह क्यों बता रहे हो? अरे भाई, चट्टान की सच्चाई के साथ साथ आपकी सच्चाई भी आपको पता होनी चाहिए। जब आप मेटामॉर्फिक फेज में हैं, उस फेज से सेडिमेंट्री फेज में पहुंचना, यानी आपको एकदम अवसाद के फेज में पहुंचना है, सेडिमेंट में पहुंचना है। क्या कोई सीधा सेडिमेंट में नहीं पहुंच सकता क्या? अरे भाई, खूब एक्सीडेंट होते हैं। जीवन का क्या हर व्यक्ति ये साइकिल पूरा करता है क्या? नहीं। जीवन इतना अनसर्टेन है कि आज मैं आपके सामने हूं, कल ना हूं। आप में से जितने भी लोग इस समय दर्शक दीर्घा में बैठकर जिसको भी निहार रहे हैं, उसके बारे में पता थोड़ी है कल कौन होगा कौन नहीं होगा, किसी को नहीं पता है। दैट मीन्स ये अनसर्टेनिटी चट्टान के साथ भी है। अब ये आगने का सेडिमेंट में बदलना डायरेक्ट भी हो सकता है। ओके, मतलब ये जो साइकिल है ना, जो हम बता रहे हैं, जिसमें इग्नियस से मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से सेडिमेंट, ये निश्चित नहीं है। सर आपने तो डिप्रेशन में डाल दिया, अवसाद से, हम तो अवसादी चट्टान समझ रहे थे, आपने तो अवसाद मतलब स्ट्रेस में डाल दिया हमें। हमको तो अब मौत की खबर सुनाई देती है। अब तो हमको ऐसा लगता है कि अरे सुबह सुबह हमने क्या सुन लिया, ये तो नेगेटिव चीज है। कुछ नेगेटिव नहीं सुना, ये अथाह सत्य चीजें हैं। अब इसको सकारात्मक रूप से लेने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? जीवन का जो मतलब आपका जो असली मकसद है, जो आने का, वो मकसद क्या है? आप आए, आपको जो शरीर मिला, उस शरीर का उपयोग करके आत्मा को आपने एक अच्छे स्तर तक, एक उच्च कार्य करके एक अच्छे लेवल तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब सर प्रयास कर लिया, उससे क्या हुआ? आत्मा का जब आपने एक अच्छा लेवल तर्ज किया, तो जब आप सेडिमेंट में मिल गए, आप पंच तत्व में विलीन हो गए, तो वो आत्मा तो अमर है। कौन सी वो चीज है जो हमारे साथ में थी लेकिन उसके निकलते ही सब एकदम उड़ गया? यानी कुछ तो इग्निशन है ना हमारे सबके अंदर। वो जो इग्निशन है, उसकी उन्नति करना इस दैहिक जीवन का सबसे बड़ा मकसद है। अब ये दैहिक जीवन जब पंच तत्व में विलीन हुआ, तो वो पंच तत्व वापस से एक नया पौधा खिला देते हैं। ये पंच तत्व उसी राख पर फिर से कोई नया पौधा, नया प्लांट, कोई नई चीज वहां से बनकर निकलने लगती। उन पंच तत्वों से बनकर निकली है वो आत्मा, फिर से साइकिल के अंदर घूमने लगती है। इसका मतलब ये जो सेडिमेंट्स बने हैं, ये भी संभवतया अगर इनको भी मौका मिले तो ये किस में परिवर्तित हो सकते हैं? चट्टान में, आग्नेय चट्टान में परिवर्तित हो सकते हैं, वापस अपने पूर्ण रूप में जा सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हम पंच तत्व से मिलकर नए शरीर का निर्माण करते हैं, नव सृजन करते हैं, चट्टान भी यही साइकिल पूरा करती है। ये जो सेडिमेंट्स हैं, ये सेडिमेंट्स भी अत्यधिक ताप में संभवतया जा सकते हैं। संभवतया सेडिमेंट्स जो हैं, हो सकता है कि परिवर्तन पृथ्वी पर इस प्रकार के आए कि अत्यधिक ताप कहीं पर मिल जाए, तो संभवतया ये भी सीधे आगे में बदल सकते हैं। फिर बुजुर्ग अवस्था से भी पुनः यौवन अवस्था आ सकती है। क्यों आ सकती है सर? अरे भाई, संभव है कि बुजुर्ग अवस्था में खेला खत्म हो गया हो। यानी कि ये सारी साइकिल रिवर्सिबल भी होती है। इसका मतलब जब हम चट्टान पढ़ रहे हो तो रॉक सॉलिड इंसान दिमाग में चलना चाहिए, और रॉक सॉलिड इंसान जब दिमाग में चले तो सेल साइकिल की तरह हमें ये इंसानी चक्र भी समझ में आना चाहिए। आपने तो सर सुबह सुबह पता नहीं कहां डाल दिया। मैंने कहा मैंने आपको डाल दिया रॉक साइकिल में। रॉक साइकिल बोले तो मैंने आपको डाल दिया उस जगह जहां से आपको यह समझ में आएगा कि किस प्रकार से इस पूरे जीवन चक्र के अंदर चीजें परिवर्तित होती गई। सबसे पहले जो चीज बनकर आई थी उसे क्या नाम दिया गया था? इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक पर क्या हुआ? वेदरिंग और लिथिफिकेशन। वेदरिंग और लिथिफिकेशन से डायरेक्ट हीट और प्रेशर से डायरेक्ट मेटामॉर्फिक भी बन सकती है और डायरेक्ट सेडिमेंट भी। हर चीज रिवर्सिबल है, कुछ भी डायरेक्ट बन सकता है। बस संभव यह है कि सब आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो दुनिया में सबसे पहले क्या था? मैग्मा था। मैग्मा जब ठंडा हुआ तो क्या बना? इग्नियस रॉक बनी। इग्नियस रॉक के अंदर हीट और प्रेशर आया तो क्या बना? मेटामॉर्फिक रॉक बनी। अगर वेदरिंग यानी क्षरण होता रहा, लिथिफिकेशन पत्थर की तरह निर्माण होता रहा, तो सेडिमेंट्री चीजों का निर्माण हुआ। मेटामॉर्फिक से भी सेडिमेंट्स का निर्माण हो सकता है। क्या आपको मेरी यह बात समझ में आ रही है?
बोलिए। क्लियर? हाँ भाई, सॉइल का A4 डाल दिया गया है, सॉइल का A4 डाल दिया गया है। एक बालक बोल रहा है कि सर आप जैसे एग्जाम्पल नटराज में नहीं मिलते। नहीं तो कुछ तो अलग होना चाहिए ना। भाई हमें लग रहा है एक बालक है जो समस्याओं का पिटारा है, उसको पढ़ना नहीं है। पहले उसने लिखा हिंदी और इंग्लिश का इलाज कर दो, वो सुन लिया। अब वो बोल रहा है ऐप ओपन करते ही बार बार एडवर्टाइज आता है। अच्छी बात है ना बेटा, हमको सामान बेचने की थोड़ी तो इजाजत दो ना यार, माल बिकना चाहिए हमें, है ना। लेकिन मैं आपके आधार पर, मोह नामक जो बालक है जो कल नाम बदलकर, आज कल मोह मीणा था, आज मोह राजस्थान हो गया, कल कोई और नाम बदल कर आएगा, मैं आपके माध्यम से सबको एक मैसेज देना चाहता हूं। जीवन में सफलताएं उन व्यक्तियों को कभी नहीं मिली जो शिकायत करते रह गए। ये लिख लीजिएगा, आज का मॉर्निंग मोटिवेशन है। आज पता नहीं मॉर्निंग में मैं किस मूड में हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। मॉर्निंग मोटिवेशन क्या है? जिसने शिकायत करी लाइफ में उसे कभी कुछ सफलता नहीं मिली। तो सर किसे मिली? जिसने शिकायत का समाधान ढूंढा, या फिर शिकायत की जगह उसके सॉल्यूशन के साथ साथ सस्टेन करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया। आप जैसे लोगों पर यह कहावत बनी है कि जब डांस नहीं आता तो वो शिकायत करते हैं कि मेरा आंगन टेढ़ा है। जिसको डांस करना होता है वो तो अंगारों पर भी कर लेता है। समझा है आपने इस लाइन का मतलब? यहां पर बच्चे इतने हजारों की संख्या में लाइव पढ़ रहे हैं तसल्ली से। आपको अपनी तरफ अटेंशन, और मैं एक ही बार में आपको पैच से भी बाहर कर दूंगा और आप मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑल राइट रिजर्व है मेरे पास, पर मैं आपको इसलिए सुन रहा हूं क्योंकि थोड़ा लोकतांत्रिक फील देना चाहता हूं, ताकि लोगों को लगे कि क्लास लाइव भी चल रही है। लेकिन आप मेरे 5-10 मिनट खुद पर कंज्यूम करा ले जाते हैं। पर ठीक है, आपके माध्यम से कई जो चुपचाप बैठ करके अंदर ही अंदर मंत्रनाएं रख रहे हैं, उन तक भी ये मैसेज पहुंचता है। दूसरी सूचना मैं आप लोगों के माध्यम से औरों को देना चाहता हूं, कृपया करके वो भी सुने। हाँ जी, एक चीज और है जिसे आप सब सुने। देखिए, एक चीज अगर आप लोग चाहें तो मैं एक छोटा सा कार्य आप लोगों को एज एन गिफ्ट कर सकता हूं। लेकिन ये अभी सुबह सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक पे था तभी मेरे दिमाग में ये चीज आई थी। आप उस पर अपनी राय क्या रखते हैं जरूर बता सकते हैं। आज से मेरी नटराज बैच के अंदर क्लासेस शुरू हो रही हैं, ठीक है? जानकारी तो होगी आप लोगों को, जानकारी होगी। नटराज बैच में आज में इवनिंग में इंडियन पॉलिटी की क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो सर क्या आइडिया आया आपके दिमाग में? आइडिया मेरे दिमाग में यह आया कि यदि आप चाहें तो मैं अपनी नटराज बैच की क्लासेस आप लोगों के लिए, मेरी वाली जो इंडियन पॉलिटी की क्लासेस है वो आप लोगों के लिए भी ओपन करवा सकता हूं। RAS लेवल का कंटेंट आपके इस बैच को मैं अपना कंटेंट दिलवा सकता हूं। मर्जी क्या है, क्या आप शाम को मेरे साथ 8 बजे वाली क्लास में उपस्थित होंगे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है? आपकी राय के आधार पर ही कार्य किया जाएगा। मेरा मन है कि मैं आप लोगों को जब इतना अच्छा कंटेंट देने का वादा डे 1 से, क्योंकि सबसे पुराने तो आप ही हैं मेरे, है ना, ये नटराज वगैरह तो अब आए हैं। आप वो हैं जिन्होंने डे 1 से मेरे साथ जुड़ करके एक विश्वास, एक मतलब कहते हैं ना हौसला दिया है। और वो हौसले वाली टीम को अगर उस लेवल का कंटेंट देने का टाइम हो तो क्यों ना अभी दे दिया जाए। क्या चाहते हैं आप, ये जरूर बताएं मुझे, ठीक है? और जैसे क्योंकि अभी ऊपर मॉर्निंग में अपनी ये ज्योग्राफी चली रही है, इवनिंग में पॉलिटिक खुल जाएगी। थोड़ा ज्योग्राफी का जो बचा हुआ जितनी भी जो छोटे मोटे चिल्लर पिल्लर हैं उन चीजों को निपटाते हुए चलते हैं। 5-7 दिन में उनको खत्म कर देंगे और थोड़ा सा ब्रेक लेकर के फिर इकोनॉमिक्स भी मॉर्निंग में शुरू कर देंगे। क्या चाहते हैं? प्लीज ओपन करवा दीजिए, प्लीज ओपन करवा दीजिए, है ना? अच्छा, लव यू भी लिखने लग गए हैं, धन्यवाद। मतलब कैसी फीलिंग आती है इस तरह की जब चीजें कोई सुनते हैं, तो फीलिंग कैसी आती है अंदर से? मतलब प्यार आता है मेरे ऊपर कि गुस्सा आता है, नफरत आती है?
कि यार गुरु हो तो आप जैसा, यार दोस्त, भाई, बड़ा भाई, वो जो एहसास है कि आप पूरे टाइम हमारे बारे में ही सोच रहे होते हैं कि यार इन बच्चों के साथ भला कैसे हो सकता है। हाँ? आपको सच बताऊं, मैं जीवन में ना, मतलब सबकी लाइफ के अपने अपने गोल होते हैं। जब मैं खुद इस तरह की फिलॉसफी में बिलीव करता हूं कि किसी का किसी भी दिन खत्म हो सकता है, कि भाई खत्म है ये आदमी, ठीक है, मैं किस आइडियोलॉजी पर अपने आप को जीता हूं कि एक्सट्रीम लेवल तक वर्क करो। एक्सट्रीम लेवल तक मतलब समझ रहे हैं, रात को 1 बजे तक मैं काम करता हूं, है ना। मतलब आपकी क्लासेस आप खुद भी कल रहे होंगे, वो जगन्नाथ जी वाली रथ यात्रा की क्लास 11:15 बजे रात को खत्म हुई है, 11:15 खत्म हुई है। फिर बच्चों के साथ 1 घंटे मेरा फिक्स है कि रात को मैं खेलूंगा ही, उनके साथ बैठूंगा, थोड़ी देर बातचीत करूंगा, ठीक है। फिर कुछ सुबह की तैयारियां करनी, रात को ऑन एन एवरेज 1 बज जाता है, और सुबह 6 बजे से मैं वॉक पे हूं, अपनी मीटिंग्स में हूं, कॉल पे हूं, सब काम कर रहा हूं। तो ये इतना वर्क को करने की जो जिद है, ये क्यों मची हुई है? केवल इसलिए कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हर किसी का फैसला होगा कि इसने हमारे साथ जस्टिस डिलीवर किया था या अन्याय डिलीवर किया था, और वो अनबायस्ड होगा। आपने भले ही मुझे पैसे दे दिए हो, लेकिन पैसे देके आप किसी को खरीद नहीं सकते। यहां पे लोग यूनिकॉर्न कंपनीज में लाख लाख रुपए फीस देकर के 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाए, और यहां मैंने 1999 में 25,000 से 35,000 का कोर्स है जो मैंने आपको खत्म कराया ज्योग्राफी में। पढ़ लेना जाकर दिल्ली की किसी भी संस्थान में, है? आप इतना सोचते हैं, लोग उसी का गलत फायदा उठाते हैं। सर नहीं बेटा, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन मेरा एक छोटा सा मतलब मकसद रहा है हमेशा, मतलब आप सबके साथ जुड़ करके, कि जो संभव है, अब जीवन में खुद को बलिदान करके क्या संभव है। मैं 7 दिन बीमार रहा, अब ऐसे ऐसे भी हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि आप अपने प्राणों की आहुति दे दो। फर्क जिसको नहीं पड़ना उसको बिल्कुल नहीं पड़ना। मुझे कमेंट सुनने को मिला जब अभी क्या कहते हैं, मैं बीमार था, तो मुझे YouTube सेशन, क्योंकि वो 10-15 मिनट का होता है, करके निकल जाओ। यहाँ 1 घंटे की क्लास होती है, 1 घंटे स्पॉन्टेनियस बोलना होता है। 15 मिनट की क्लास के अंदर कमेंट आ रहा था, अरे सर कभी क्लास भी ले लिया करो। और कोई आप ही के बीच का भाई था, तो मुझे इतना दुख हुआ। मैंने कहा यार मैं कैसे तैसे बोल करके, मतलब बोल नहीं पा रहा हूं, आवाज बाहर नहीं आ रही है। 15 मिनट के सेशन में भी मुंह में दवाई डालकर, अभी भी पूरे टाइम मुझे ये आयुर्वेदिक दवाई दी गई है कि आपके गले को दिक्कत है, ये गुड़ नहीं है, ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने दवाई दी है, मुलेठी और पता नहीं क्या क्या मिला करके, कि आप इसे मुंह में रखें ताकि संभव है कि आपका गला चलता रहे, क्योंकि एकदम वोकल कॉर्ड खिंच गया था बहुत ज्यादा। तो उसके बावजूद भी ऐसे कमेंट सुनने को मिलते हैं तो थोड़ा दिल दुखता है। पर खैर कोई नहीं, आप लोगों का प्यार भी तो बड़ी मात्रा में मिलता है। ये तो देखने के ऊपर है कि मैं प्यार देखता हूं या नफरत। नफरत पे ध्यान स्वतः ही चला जाता है कि यार इतना करते करते भी कुछ लोग कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। खैर चलिए, तो ये चीज आपने देखी, खोल देंगे आज से आप लोगों का नटराज बैच में एडमिशन खोल देंगे, ठीक है ना। नटराज बैच में जो इंडियन पॉलिटी की मेरी क्लास है, वो क्लास आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगी। आज शाम को 8 बजे इंडियन पॉलिटी पढ़ने पहुंचिए आप लोग, ठीक है। और जल्दी ही, जैसे ही ये ऊपर वाला स्लॉट में अपनी ज्योग्राफी खत्म होती है, फिर अपन ऊपर सुबह इकोनॉमिक्स भी शुरू करेंगे, क्योंकि मेरा मकसद है कि मैं जल्दी से आपका ये कोर्स खत्म कराऊं, ताकि जिनकी भी अपनी एग्जामिनेशन है वो अपने टाइटल के हिसाब से खत्म कर पाए, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब साथियों, इसको मैं हिंदी में भी प्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने। ये रॉक साइकिल है, मतलब कैसे। सबसे पहले क्या चीज थी? सबसे पहले थी मैग्मा, और वही अलग अलग तरीके से चीजों में परिवर्तित होकर के रॉक साइकिल अपना पूरा की थी, ठीक है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। ये हिंदी में भी हमने दर्शा दिया। उदाहरण क्या हो सकते हैं? तो देखिए, इग्नियस रॉक के जो उदाहरण हैं वह है बेसाल्ट, प्यूमाइस, ऑब्सिडियन। अब सर ये तो हमें सुने ही नहीं हमने, ये आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सर हम क्या याद कर पाएंगे, हमें तो पता ही नहीं। अग्नि चट्टान को कैसे याद करेंगे, क्या याद करना है? कुछ जिन चीजों को जिनको आप देखते ही याद कर सकते हैं, जैसे देख करके ग्रेनाइट आपको दिखाई देता है, कुछ जुड़ा जुड़ा सा लगता है खुद से कि हाँ सर ये तो सुनने में ऐसा लगता है। बेसाल्ट मैं कई बार बोलता हुआ आया हूं, बेसाल्ट बेसाल्ट बेसाल्ट।
सर इसको क्यों याद करें? इससे आपकी मेमोरी बढ़िया होती चली जाती है, ठीक है ना। तो ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, इसके साथ साथ प्यूमाइस है, कर पाए तो कर पाइएगा। इसके अलावा जो अन्य नाम है, अगर आपको बैठता है तो डायबिटीज की तरह डायाबेस याद कर लीजिए। 3-4 एग्जाम्पल एट ए टाइम आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप सबका प्यार और आपका समर्थन मुझे मिल गया, अपन करेंगे। ये जंग लड़ना बहुत आसान है, आप लोगों के कारण ही आज ये पॉपकॉर्न वाला इतना सपना देख पा रहा है भाई। आप लोग थे मेरे पीछे, तभी एक यूनिकॉर्न को टक्कर देने के लिए अपन ने अपनी एक पॉपकॉर्न की दुकान खोल ली, ठीक है ना। और वो कर पाए हम, और डे वन से, मतलब यूनिकॉर्न की जो असफलता का सबसे बड़ा कारण है ना, वो केवल यही है कि उन्होंने बच्चों के बारे में कभी चिंतन ही नहीं किया। कोर्स बेचने के बाद कोई नहीं पूछने आया कि तुम्हें कैसा लग रहा है। मैं यहां पे हर सेशन के अंत में पूछता हूं कि समझ में आया। अब तक तो आपको पढ़ते हुए कईयों को तो 3 महीने हो गए, आज तक कभी भी घास नहीं काटी कि भाई चल कोई बात नहीं, ये तो हो गया। नहीं, आप ही तो हैं यार। ये पैसा लेकर के कोई ऊपर पैसा नहीं जाता, ऊपर केवल दुआएं जाती हैं। आप जितना याद रखेंगे बस वही दुआएं हैं। बाकी तो जब आप गली रास्ते में मिलते हैं, चाक चौराहे पर, और आकर के गले मिलते हैं ना, पैर छूते हैं, बहुत प्यार से अपनत्व से मिलते हैं, उस दिन सारा पैसा वसूल हो जाता है। वो असली कमाई है। हाँ जी, तो आपको इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल के अंदर बेसाल्ट, ग्रेनाइट और डायाबेस, ये 3-4 एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। अब याद रखने का क्या लॉजिक है सर? याद इसलिए रखने हैं, जैसे इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान से आपको याद होगा, अगर अपन ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को ध्यान से सुना हो, तो मैंने एक लाइन बोली थी कि चट्टानें प्लेट्स 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी? एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट और दूसरी ओशियनिक प्लेट। कुछ याद आ रहा है? ओशन के अंदर ओशियनिक प्लेट, कॉन्टिनेंट के ऊपर कॉन्टिनेंटल प्लेट। ओशियनिक प्लेट जो है वो बेसाल्टिक लावा से बनकर बनी है, इसलिए वो भारी है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, ये वही बेसाल्ट है। यानी आग्नेय चट्टान का जो सबसे पहला हिस्सा बना, जिसमें कि वेदरिंग, इरोजन नहीं हुआ, दैट इज बेसाल्ट। समझ में आ गया? तो बेसाल्ट क्या है, वो समझिए कि लावा का सबसे जल्दी जो ठंडा होकर रूप बना ना, वो बेसाल्ट है। फिर उसमें छोटे मोटे परिवर्तन, जिससे प्यूमाइस भी बना, ऑब्सिडियन भी बना, रियोलाइट भी बना। ये आप यदि याद करते हैं तो ये चट्टानों के नाम है, आप एग्जाम्पल के रूप में याद कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद में हाँ, भवानी बैच में फिर से ज्योग्राफी की बैचेस लाइव होंगे। बिल्कुल, मेरा तो ये साइकिल पूरा चलता रहेगा। मतलब जैसे ही ये कोर्स खत्म होगा, फिर से नया बैच दोबारा ज्योग्राफी का लाइव आएगा। जिन्हें पुराने देखने पुराने देखें, जो आज बीच में जुड़े हैं वो मतलब नए सब्जेक्ट से भी शुरू कर सकते हैं। लेट से पॉलिटी से शुरू कर लिया, वहां से भी शुरू कर सकते हैं, और करके, और ये सर्कल पूरा चलेगा। फिर पॉलिटी के बाद में जैसे चल रही है पैरेलल इकोनॉमी करेंगे, इनको खत्म करके फिर हिस्ट्री खत्म करेंगे, वापस से ज्योग्राफी एंट्री कर जाए। मेरा तो ये पूरा साइकिल है ना, इसकी चिंता मत करिए। जिन्हें लाइव पढ़ना है लाइव पढ़ें, जो रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हैं रिकॉर्डेड भी पढ़ सकते हैं। कोई झूठ फरेब नहीं होगा जिंदगी भर, ये ध्यान रखना। ईश्वर बस साथ दे हमारा, ठीक है। इग्नियस रॉक समझ में आ गई। इसके बाद में दूसरी चीज आती है, और वो कौन सी है? दूसरी रॉक आती है आपके सामने मेटामॉर्फिक रॉक। क्या कहते हैं इसको? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में क्या आ रही है? सेडिमेंट में सैंड जैसे जो चीजें दिखती हैं, जिनमें से आपको क्या नाम याद रख सकते हैं? शेल, सिल्ट स्टोन, सैंड स्टोन, कॉग्लोमरेट। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं। सेडिमेंट बोले तो मिट्टी जैसा। आप कॉमन सेंस लगाओ और मुझे बताओ, कोई व्यक्ति इसमें फंस जाए, किसमें? ऑब्सिडियन में, बेसाल्ट में फंस जाए, तो बुरी तरह कुचल दिया जाएगा, या फिर इसमें फंसे तो बुरी तरह कुचला जाएगा। दोनों में अंतर सोचकर बताइएगा। सोच करके ही समझ में आ जाएगा। और भी देखते हैं। व्यक्ति फंस जाए से मतलब समझ रहे हैं? कोई पता नहीं कभी चट्टान बन रही थी, कोई पेड़ या इंसान, कोई जानवर। और जैसे मेटामॉर्फिक रॉक है, जिसका उदाहरण मार्बल है, केवल पेपर में पूछ लिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक? तो मार्बल, अपना मार्बल है, नीस है, क्वार्ट्जाइट है, जो आप याद रख सकते हैं, स्लेट का पत्थर है ना। सोच करके आंसर दीजिए। आप आंसर कैसे दे सकते हैं? इग्नियस के लिए तो आई लिख सकते हैं, और सैंडस्टोन के लिए एस लिख सकते हैं, या ये कौन सी है, ये सेडिमेंट्री जो रॉक है उसके लिए एस लिख सकते हैं। ठीक है, बताइए, मतलब उसको आसानी से किसमें होल्ड किया जा सकेगा? आग्नेय में या सैंडस्टोन में?
इसको लेकर के कंफ्यूजन आ गया। कुछ लोग आई लिख रहे हैं, कुछ लोग एस लिख रहे हैं, कुछ लोग तो दोनों ही लिखकर भेज दे रहे हैं कि ठीक है दोनों ही हो सकते हैं ना। देखो क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखो जो बिल्कुल कॉम्पैक्ट चट्टान है ना, जिसमें कि एकदम रॉक सॉलिड चट्टान है, जिसमें 1% भी स्पेस नहीं है कुछ और होने का, वो चट्टान कौन सी है? वो चट्टान तो है इग्नियस रॉक, क्योंकि वो तो लावा से बन के आई है, एकदम ताजा है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। मिलावट क्यों नहीं है? क्योंकि उबलता हुआ लावा है, जस्ट वो ठंडा हुआ है। कोई भी चीज तेज उबली, जैसे डामर उबल रही है, एकदम ठंडी हुई है वैसे, लेकिन उसमें परिवर्तन होकर के इस तरह की मिट्टी से पत्थर बना है। जो सैंडस्टोन बना है वो असल में सेडिमेंट्री रॉक बनी कैसे है? उसके अंदर बहुत सारा घर्षण, इसमें बहुत सारा घर्षण होता रहा, घिस घिस करके मिट्टी बनती रही, मिट्टी सेडिमेंट के रूप में अवशोषित होती रही, जम करके वो पत्थर बन गई। ठीक है, तो ये जो सेडिमेंट फॉर्म बनकर के आपके सामने आया ना सैंडस्टोन, असल मायने में जब अर्थ का निर्माण हुआ तो लावा से चट्टानें बनी तो उन चट्टानों में सबसे पहले बेसाल्टिक चट्टानें यानी इग्नियस रॉक बनी। इग्नियस रॉक के अंदर जब ये घटनाएं चलती रही, कौन सी? घिसने की, वेदरिंग की, इरोजन की, तो जो डस्ट जैसी चीज निकलती गई या फिर मिट्टी जैसी चीजें निकलती गई, उनमें प्रकृति में तत्कालिक रूप से प्रेजेंट जो चीजें थी, कोई पेड़ था जो वहीं साथ में मर गया, उसके अवशेष थे, धरती में कोई परिवर्तन आया, जीव जंतु थे, कोई पृथ्वी में उथल पुथल हुई, भूकंप हुई, तो वो सब आग्नेय चट्टान से, इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक में जाते समय दब गए। मैंने ये कहानी क्यों सुनाई? क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक ही फॉसिल्स का सबसे बड़ा घर होती है, यानी जो सबसे ज्यादा फॉसिल्स पाए जाते हैं। ये पेपर में पूछी जाने वाली चीज है भाई, ये मैंने इसलिए समझाने का प्रयास किया ताकि आप लोग इस बात को अच्छे से समझ पाएं। समझ पा रहे हैं? फॉसिल्स बोले तो जीवाश्म मतलब जीव की अश्म बोले तो जीव की राख कहां मिलेगी? वो इग्नियस में कभी नहीं मिलेगी, यहां पर वो कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लावा से जस्ट ठंडा होकर बना है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो फॉसिल किस में मिलेगा? सेडिमेंट्री रॉक में। और जब फॉसिल सेडिमेंट्री रॉक में मिलेगा तो फॉसिल से क्या बनता है? फ्यूल बनता है। फॉसिल से क्या मिलता है? फ्यूल मिलता है। तो तेल की संभावना कभी भी कहां नहीं होगी? इग्नियस रॉक में नहीं होगी। तो कहां होगी? तो साहब या तो वो सेडिमेंट्री में होगी या वो मेटामॉर्फिक में होगी। तो इसलिए तेल की जो खोज की जाती है वो चट्टानों के प्रकार पर भी निर्भर करती है। बोलिए, क्या आप इतनी बात समझ में आ रहे हैं? रमेश तिवारी, हार्ड कॉपी कब आएगा? आज 12 बजे, 12:30 बजे इनॉग्रेशन है हार्ड कॉपी का, आप सबको बता दिया जाएगा। आज से ऑर्डर्स लेने शुरू हो जाएंगे 12:30 बजे से, ठीक है? बोलिए, यहां तक की बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? निशान सर हिंदी में बताइए, हिंदी में फॉसिल को जीवाश्म कहते हैं, फ्यूल को ईंधन कहते हैं। धन्य है प्रभु आप। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद में मेटामॉर्फिक मार्बल है, बता दिया, वो और परिवर्तन की स्थिति, मेटामॉर्फिज्म। तो सेडिमेंट्री रॉक फॉसिल और फ्यूल के लिए सबसे बेस्ट फ्यूल मानी जाती है। ठीक है, चट्टानों के टाइप समझ में आ गए, शेल साइकिल समझ में आ गया। अब भारत के इस सेल चक्र को लाइफ पीरियड के हिसाब से, यानी कि टाइम टेकन के हिसाब से, कि अर्थ का निर्माण कैसे हुआ, कौन से काल में हुआ, क्या हुआ, तो काल के हिसाब से, जो टाइम की जो क्रोनोलॉजी है उसके हिसाब से कुछ इस प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले यानी आर्कियन सिस्टम, प्री कैम्ब्रियन, जब अर्थ बनी थी, उस जमाने की चट्टानों को शिष्ट अथवा धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहा गया। उसके बाद में थोड़ा और, प्री कैम्ब्रियन के बाद में थोड़ा और परिवर्तन हुआ तो कुडप्पा क्रम की और विंध्या क्रम की चट्टानें बनी। उसके बाद में द्रविडियन रॉक बनी, जिसे आप पैलियोजॉइक, क्योंकि अर्थ के विकास क्रम को, अर्थ के जीवन चक्र को, सेल साइकिल को एक फेज में पढ़ा जाता है। उस फेज के अंदर इन चट्टानों का नामकरण इस प्रकार से किया गया। मैं एक एक करके सबको बताने का प्रयास करता हूं। यह भारत का मैप है और इस भारत के मैप पर मैं इन सब चीजों को यहां दिखाने के प्रयास कर रहा हूं। एक बार थ्योरी के साथ चलते हैं, फिर मैप पर आप इसको दोबारा देख लीजिएगा। क्या लिखा है? सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन, आर्कियोलॉजिकल, पुरातन, सबसे पुरानी,
मतलब ये वो चट्टाने हैं, जब पृथ्वी सबसे पहले ठंडी हुई तो जो सबसे पहली चट्टाने बनी, ये प्राचीनतम चट्टाने हैं जो भारत में पाई जाती हैं, आर्कियन क्रम की चट्टाने कही जाती हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक बालक कह रहा है सर इसका मतलब समुद्र में सेडिमेंट्री पाई जाती है। राहुल यादव समझाते हैं आपको, समुद्र में पूरे समय रास्ते में तेल नहीं पाया जाता है प्रभु। अब ये भी समझना, चलिए आपने पूछ लिया, बता देते हैं। ये सी है, मान लीजिए सी का पानी है, समुद्र में सब तरफ तेल नहीं मिलता है। कहां मिलता है? किनारे पर, किनारे पर। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि जितनी भी नदियां जाती हैं वो अपने साथ में मिट्टी लेकर जाती हैं, गाद लेकर जाती हैं, सिल्ट लेकर जाती हैं, और वो सिल्ट ले जाकर समुद्र में डालती हैं। समुद्र में यहां पर सदियों से जो नदियां अपने साथ मिट्टी ले जा रही हैं, अपने साथ मछलियां ले जा रही हैं, समुद्र के अंदर ना जाने कितने ही समुद्री जीव उस मिट्टी के अंदर दबकर वहीं दफन हो गए। वो दफन हुई जगह फॉसिल में कन्वर्ट होती है। कुछ समझ पा रहे हैं? कुछ दिमाग में जा रहा है? क्लियर हो रहा है? केवल समुद्र में किनारे पर ही तेल मिलता है और कहीं तेल नहीं मिलता है। आई बात समझ में? मतलब ये कि इसके अलावा अगर आप बीच में ढूंढने जाएंगे तेल नहीं मिलेगा। और जो सेडिमेंट्री रॉक है तो सोचकर देखिए, निशांत लिख रहे हैं सर प्लीज रिप्लाई आरएस के बैच में एनरोलमेंट कराने से यूपीपीसीएस हो जाएगा क्या? बेटा यूपीपीएससी के अंदर सिलेबस और आरपीएससी के अंदर सिलेबस एक बार मैच कर लीजिए। अगर वो मैच करता है तो हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहां राजस्थान का जीके भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है। तो ये समुद्र वाली बात बीच में आ गई थी, इसलिए। तो ये असल में है क्या? यहां पे सेडिमेंट ही तो है मिट्टी है क्या? सेडिमेंट ही तो है। ठीक है, चलिए। तो ये बात समझ में आ गई। प्राचीनतम आग्नेय चट्टाने हैं, परंतु अपना मूल स्वरूप खोकर कायांतरित हो चुकी हैं। यानी ये मूल रूप से तो क्या है? आग से बनी है, तो आग्नेय है। लेकिन आर्कियन क्रम की चट्टाने टाइम फ्रेम के हिसाब से बदला गया है इन्हें, जगह के हिसाब से और टाइम के हिसाब से। तो ये अपना मूल रूप खोकर के मेटामॉर्फाइज हो चुकी हैं, परिवर्तित हो चुकी हैं। भारत के अंदर लगभग 2/3 चट्टाने जो पाई जाती हैं वो आर्कियन क्रम की ही चट्टाने पाई जाती हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि जिस जगह को हम गोंडवाना लैंड बोलते हैं, क्योंकि हिमालय का निर्माण तो नए एज में हुआ है, लेकिन जो गोंडवाना लैंड वाला हिस्सा है ये तो अर्थ क्रस्ट का वो मूल स्वरूप है। और मूल स्वरूप के अंदर जो चट्टाने हैं 2/3 हिस्सा वो आर्कियन क्रम का ही है। इसीलिए भारत का जो निचला उत्तर वाला, दक्षिण वाला जो हिस्सा है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये जितनी भी जो क्षेत्र हैं, इसमें मुख्य रूप से जो चट्टाने पाई जाती हैं, ये चट्टाने कौन सी पाई जाती हैं? आर्कियन क्रम की चट्टाने पाई जाती हैं। ठीक है, मटेरियल अंग्रेजी में भी है। इसको A4 में सॉइल वाला कंटेंट जा चुका है, इसको जब हम चाहेंगे तब दोबारा डाल देंगे। ठीक है ना? मतलब इसके बाद में। क्लियर? तो फिर सर अरब कंट्री में ऑयल होने का भी यही रीजन है? सब जगह विनोद अग्रवाल यही रीजन है। अरब कंट्री में होने का तो बहुत बड़ा रीजन यह है कि वहां पर जो खाड़ी है, खाड़ी में तो सब चीजें, अपने समुद्रों में तो पानी फिर भी चेंज होता रहता है, खाड़ियों में पानी इतना जल्दी चेंज नहीं होता ना। खाड़ियों के अंदर तो पानी को चेंज होने के लिए कोई वाटर स्प्रिंग्स थोड़ी चल रही हैं। यहां तो तूफान फूफान, पानी के अंदर जल धाराएं चलती हैं, खाड़ियों में जल धाराएं थोड़ी चलती हैं। सऊदी के अंदर तलहट, कि मैंने ये तो नहीं कहा ना केवल समुद्र में पाया जाता है तेल, मैंने कहा समुद्र में कहां पाया जाता है? समुद्र के तलहटी पर, सऊदी समुद्र के किनारे बसा हुआ है, वहां पे भी तेल पाया जाता है। और जो अंदर से पाया जाता है वो तो मेटामॉर्फिक, कभी ना कभी धरती में ऐसे परिवर्तन हुए होंगे जहां पर फॉसिल दबा रह गया। ठीक है सर, लाइफ तो समुद्र में भी है तो वहां क्यों नहीं मिलता? व्रज सिंह जाला, लाइफ समुद्र में भी है, वहां इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनका अवसाद नहीं बना। अवसाद बनने के लिए क्या होता है? उनका दबना जरूरी होता है मिट्टी के नीचे। वो सब मर रहे हैं और उसके ऊपर डलते जा रहे हैं। कभी भविष्य में, कोई हजारों साल बाद जब कोई और पीढ़ी आएगी, संभव है उसे सी के जो सरफेस है वहां पर भी तेल मिलने लगे।
है ना? क्लियर? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इस चट्टान को 3 भागों में बांटा गया, बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस, नीलगिरी नीस। क्योंकि जो नीस का प्रकार है, देखिए ना, चट्टानें मुख्य रूप से नीस और सिस्ट के नाम से जाने जाती है। नीस और सिस्ट हमने अभी जो थोड़ी देर पहले आपको बताया था, उनके अंदर जो नीस और सिस्ट प्रकार की जो चट्टानें हैं वो इग्नियस क्रम की चट्टानें हैं जो बनकर के यहां पर आई हैं। देखिए यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, इग्नियस से बना हुआ नीस नामक चट्टान और ये रहा सिस्ट नामक चट्टान। तो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वो मेटामॉर्फिक प्रकार की हैं। मेटामॉर्फिक के जो प्रमुख एग्जाम्पल हैं वो कौन से हैं? नीस है और सिस्ट है। तो नीस और सिस्ट क्रम की जो चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। और आर्कियन क्रम के अंदर जो 3 है, बंगाल की बंगाल नीस, बुंदेलखंड की बुंदेलखंड नीस और नीलगिरी की नीलगिरी नीस नामक चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? मैप पर आप इन्हें इस प्रकार से देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको ये दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये आर्कियन क्रम की चट्टानों का जो अवसाद बना, यानी सेडिमेंट जो बना, सबसे पहले 2/3 भारत के अंदर आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, जो कि सबसे पहले आग से बनी थी, मेटामॉर्फाइज हो गई, तो वह आर्कियन क्रम में मेटामॉर्फिक रॉक कहलाई। लेकिन उनसे परिवर्तित होकर जो सेडिमेंट्स बने वो क्या कहलाई? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये प्राचीनतम अवसादी यानी रेजिडुअरी यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जो अब मेटामॉर्फिक में परिवर्तित हो चुकी हैं। अर्थात इनका सेडिमेंट, सो अभी हमने सेल साइकिल जो देखा था उसमें हमने क्या कहा था? इग्नियस से मेटामॉर्फिक बन सकता है, मेटामॉर्फिक से सेडिमेंट्री बन सकता है, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बन सकता है, सेडिमेंट्री से इग्नियस। सर्कल है, ये सब एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी अवसादी चट्टानों का कायांतरण हो चुका है और इनकी सर्वाधिक प्राप्ति कर्नाटक राज्य का एक जिला है जिसका नाम धारवाड़ है, वहां पर होती है। इसलिए इन्हें धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। जीवाश्म क्यों? क्योंकि मेटामॉर्फिक हो चुकी है। जीवाश्म किसमें मिलता है? अगर रेजिडुअरी ही रह जाती तो जीवाश्म मिलता। चूंकि ये मेटामॉर्फाइज हो चुकी है इसलिए इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। चूंकि ये लावा से निर्मित होकर आई है, देखिए क्रस्ट, मेंटल और कोर, ऊपर की तरफ सिलिका और एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिका और मैग्नीशियम, उसके बाद निकल और आयरन। तो धरती के अंदर की तरफ से जितना ज्यादा माल ऊपर आएगा उसमें उतनी ही ज्यादा संभावना है माइंस एंड मिनरल्स के मिलने की। इसी वजह से इसमें लोहा अयस्क, मैग्नीज, सोना, तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी और क्रोमियम बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो कर्नाटक के अंदर जो KGF करके मूवी देखिए, कोलार गोल्ड फील्ड, वो इसी धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन में यह पूछा जाता है, कोलार गोल्ड फील्ड इज ए टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक? तो ये धारवाड़ क्रम की रॉक है। कोलार गोल्ड फील्ड, जिस पर आपने KGF फिल्म देखी है, कोलार गोल्ड फील्ड, वो जो गोल्ड है वो कोलार इसी धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाया जाता है। आप इसके उदाहरण देख सकते हैं, धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा, कर्नाटक के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर प्रचुर मात्रा में ये खनिज पाए जाते हैं। इसके अलावा इस क्रम की चट्टानें केवल धारवाड़ में ही नहीं, इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अंदर जो दंडकारण्य प्लेट्यू वाला क्षेत्र है, मेघालय, झारखंड का जो छोटा नागपुर क्षेत्र है, राजस्थान का जो अरावली पर्वत, गुजरात का जो चंपानेर की पहाड़ियां हैं, वो सब धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, तीसरे पे चलते हैं। तो ये धारवाड़ दिखा दिया, धारवाड़ क्रम की चट्टानें दिखा दी। कुड़प्पा, ऐसे ही कर्नाटक का एक, मतलब जैसे जैसे कर्नाटक के अंदर धारवाड़ है, ऐसे ही आंध्र प्रदेश का एक जिला जिसका नाम कुड़प्पा है। तो कुड़प्पा के अंदर चट्टानें जो पाई गई वो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहलाई। ये धारवाड़ देखिए कैसे बनती चली जा रही है। सबसे पहले जो चट्टानें बनना शुरू हुई वो कौन सी थी? वो थी आप लोगों के सामने आर्कियन रॉक्स। आर्कियन रॉक से क्या बनी? धारवाड़, यानी एज के हिसाब से बूढ़ी होती जा रही है। धारवाड़ के बाद में जो रॉक बनी वो कौन सी थी? वो रॉक थी कुड़प्पा क्रम की रॉक। आप में से कुछ लोगों को ये सब चीजें ऊपर से जा रही होंगी। अधिकांश परीक्षाओं में वो जो हमने चक्र बताया था ना, सेल साइकिल, उसी में कन्वर्ट हो जाता है काम। यह उन विद्यार्थियों के लिए है जो स्टेट PCS या UPSC का एग्जाम दे रहे हैं। उन विद्यार्थियों से कई बार टाइप ऑफ रॉक्स में इंडियन टाइप ऑफ रॉक सिस्टम भी पूछ लिया जाता है। चूंकि हम आपको आगे चल के मिनरल्स और माइंस पढ़ाएंगे, इसलिए ये सबके लिए मैंडेटरी हो जाता है। सेल अगर पढ़नी होती ना, चट्टान अगर पढ़नी होती, तब तो वहीं से काम नहीं बढ़ जाता। लेकिन आने वाले समय में जब माइंस एंड मिनरल पढ़ाऊंगा, उसमें इतना जोर नहीं लगाऊंगा, मैं खटाक से निकालूंगा। क्यों निकालूंगा? क्योंकि इससे पहले मैं प्लेटू पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैं प्रॉपर बता चुका हूं कौन से प्लेटू पे क्या मिलेगा।
उसके बाद अब मैं रॉक पढ़ा चुका हूं, तो रॉक में यह बता चुका हूं कि कौन से टाइप की रॉक में क्या मिलता है। अब तो मैं केवल लोकेशन बताऊंगा कि यहां पर यह मिलता है, याद आपको करना होगा। तो जो मेरा मिनरल वाला जो चैप्टर कल ही आ जाएगा, उसमें क्या होगा ना, उसमें आपको इन क्षेत्रों के बारे में जगह बताई जाएगी, ठीक है ना। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों के अंदर जीवाश्म नहीं पाए जाते। आर्थिक दृष्टि से धारवाड़ क्रम की चट्टानों की तुलना में यह कम महत्वपूर्ण है। कम महत्वपूर्ण है इसीलिए इन चट्टानों में एस्बेस्टस, स्लेट, चूना पत्थर आदि पाए जाते हैं। सर हम इन्हें याद कैसे करें? एज इट इज याद करना है। एक बार एंड में चलेंगे, हम सब याद कर लेंगे। जैसे आर्कियन क्रम के बारे में क्या याद कर लिया? 2/3 इसी से मिलकर बना है, सबसे ओल्डेस्ट यही है। आर्कियन क्रम सबसे जब पृथ्वी बनी है तब से है। सबसे पहले इग्नियस रॉक से उसी का निर्माण होता है, लेकिन वो मेटामॉर्फाइज हो गया। उसके रूप को नीस के नाम से जाना गया। नीस 3 प्रकार की हैं, बुंदेलखंड, ये हमने टाइप सब जान लिए, ठीक है। ऐसे ही फिर उसके बाद में हम पहुंचे धारवाड़ क्रम की चट्टान में। धारवाड़ कर्नाटक के धारवाड़ पर है। सबसे ज्यादा माइंस मिनरल्स किस में पाए जा रहे हैं? तो धारवाड़ में पाए जा रहे हैं। धारवाड़ में होने को तो मेटामॉर्फिक है, जीवाश्म उसमें नहीं पाए जाते। उसमें गोल्ड, तांबा, लोहा ये सब पाया जाता है। कोलार फील्ड उसी की एक निशानी। ऐसे करके आपको फैक्ट वाइज फैक्ट याद करने। जो बातें मैं बोलता जा रहा हूं, आप क्लास खत्म होने के बाद इनको एक बार खुद से भी लिख करके देख लीजिएगा कहां पाया जा रहा है। ये चट्टान भी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, उड़ीसा, इनमें पाया। सर उड़ीसा में तो अभी आपने धारवाड़ बताई थी। उड़ीसा में सब प्रकार की रॉक पाई जा सकती है बेटा। एक क्षेत्र में सब प्रकार की रॉक पाई जा सकती है। मेजॉरिटी जहां जहां पर है हम उसकी चर्चा करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा फिर है कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद में विंध्या क्रम की। नाम से ही पता चल रहा है विंध्याचल, जैसे विंध्याचल और सतपुड़ा है तो विंध्या के साथ में आ गई। विंध्या और सतपुड़ा कहां पर है? यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र। तो उस क्षेत्र को आपने बता दिया। शुरू कहां से होता जा रहा है? बिहार, झारखंड से शुरू होकर विंध्या सतपुड़ा तक यहां जा रहा है, ठीक है। बिहार के सासाराम से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक विंध्या क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। हमारे यहां पर राजस्थान को कहा जाता है खनिजों का अजायब घर। जू राजस्थान के बारे में कहा जाता है। राजस्थान के अंदर ज्ञात खनिज 108 से ऊपर प्रकार के हैं, यानी इतने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। लेकिन उनमें से कोई भी लौह खनिज, यानी कि जिसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में धन कमाया जा सके, लौह के बेस पर जो बना हुआ, वो नहीं होते। क्यों? क्योंकि राजस्थान में धारवाड़ क्रम की चट्टानें नहीं हैं। तो कौन सी चट्टानें हैं? राजस्थान में अवसादी चट्टानें हैं जो कायांतरित हो चुकी हैं, यानी कि जो सेडिमेंट्री रॉक है वो मेटामॉर्फाइज हो चुकी हैं, ठीक है। तो मेटामॉर्फाइज रॉक के अंदर तो वैसे भी कुछ प्रीशियस चीज नहीं मिलता। मिलती कहां पे? आग्नेय प्रकार की चट्टानों, चूना पत्थर, बालू पत्थर, मार्बल। तो मार्बल के आधार पर जो हमारे राजस्थान में जो प्रमुख मार्बल पाया जाता है, मकराना का मार्बल अगर आपने सुना हो, तो वो इसी कारण से यहां पर पाया जा रहा है। डोलोमाइट, क्वार्जाइट, शैल आदि इसमें पाए जाते हैं। इमारती पत्थर, लाल पत्थर, सांची, स्तूप सब इन्हीं पत्थरों से मिलकर बने। और ये जो आप देख रहे हैं डोलामाइट, क्वार्जाइट, बालू पत्थर, चूना पत्थर, इन सब का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। सीमेंट जो बनता है ना, उस सीमेंट के अंदर बहुत बड़ा योगदान चूने का होता है, मार्बल की स्लरी का होता है, डोलामाइट का होता है, क्योंकि चूना पत्थर सीमेंट उद्योग में काम आता है। इसी कारण से राजस्थान में बड़ी बड़ी सीमेंट की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। अगर कभी आप चित्तौड़ आएंगे तो चित्तौड़ में हर बड़ी कंपनी का ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं फैक्ट्री लगा हुआ है। निम्बा हेड़ा वगैरह इन साइड में सीमेंट फैक्ट्री है, क्योंकि ये इन्हीं चट्टानों से निकल करके सीमेंट का निर्माण करते हैं, ठीक है। ठीक है, इन्हीं चट्टानों के अंदर जो पन्ना है वो गोलकुंडा का हीरा पाया जाता है ना, पन्ना भी इन्हीं के अंदर पाया जाता है। तो आप इसको विंध्याक्रम की चट्टानों के अंदर याद रख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। क्लियर क्लियर। एक बार थम्स अप कर दीजिए भाई। कुडप्पा और विंध्या दिखा दी मैप पे हमने। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में द्रविडियन क्रम की चट्टानें। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये बहुत पुराने समय की चट्टानों के बारे में बात हो रही है। इन चट्टानों में जीवाश्म की पाए जाने की संभावना है। क्यों? ये अवसादी चट्टानें हैं, समय में थोड़ी नई चट्टानें हैं। देखिए क्या हुआ, सबसे पहले इग्नियस रॉक बनी, परिवर्तित होकर मेटामॉर्फाइज हुई, सेडिमेंट्स बने। लेकिन जब बहुत लंबे समय तक सेडिमेंट पड़े रहे तो सेडिमेंट फिर से परिवर्तित होकर दाब से, प्रभाव से वो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो गए। लेकिन काल क्रम के हिसाब से जो नया निर्माण होता चला गया, तो समय के हिसाब से द्रविडियन जो है वो इतनी पुरानी नहीं है जितनी धारवाड़ है। ये तुलनात्मक रूप से नई चट्टानें हैं। नई चट्टानें तो इनमें संभावना है कि ये मेटामॉर्फिक फेज में मिले। मतलब आप ऐसे समझिए, सबसे पहले मान लीजिए आग्नेय के बारे में हमने बात की थी। आग्नेय परिवर्तित हुआ मेटा में, मेटा परिवर्तित हुआ सेडिमेंट्री में। लेकिन सेडिमेंट्री भी मेटा में परिवर्तित कैसे होता है? अरे मान लीजिए जब ये बनी थी, बनकर के मेटामॉर्फिक परिवर्तित हुई, परिवर्तित होकर सेडिमेंट में गई। सेडिमेंट का भी तो अपना एक टाइम पीरियड है ना, कुछ समय बाद उसे भी तो बूढ़ा होना है ना। तो ये जब बूढ़ी होगी, पड़े पड़े, इसका क्या होगा?
अरे भैया मिट्टी भी रख दोगे ना, ब्रिक कैसे बनती है, ईंट कैसे बनती है, मिट्टी से ब्रिक कैसे बनी, मिट्टी से ब्रिक ऐसे बनी कि उस मिट्टी को इतना अच्छे से दबा दबा कर पका पका करके पत्थर जैसा भारी कर दिया। मैंने अभी जो हमारा नया घर बना है इसके अंदर एक बाहर का पत्थर मंगाया, वो बाहर का पत्थर चीन से आया था, G7 स्टोन नाम दिया गया था, कहीं मालूम करिएगा। वो G7 स्टोन इतना मजबूत स्टोन है, एक तो एकदम वाइट है और इतना स्ट्रांग है कि उसको जब काटने के लिए वो जो टाइल्स लगाने वाले लोग हैं उन्होंने सब कुछ मशीनें फशीनें चलाई तो उनकी मशीनें धड़ाधड़ टूटती चली गई, वो लग नहीं पाया। और इतना चमकीला कि मतलब दूध से भी ज्यादा वाइट है वो, मतलब बहुत जबरदस्त वाइट है, इसीलिए मैंने उसको उसमें लगाया, अपने किचन में लगाया। अब वो जो स्टोन हमने लगाया, उस स्टोन के बारे में बताता हूं मैं आपको। उस स्टोन के बारे में मैंने जानकारी जुटाई। जैसे आपके मन में क्यूरोसिटी है कि यार मार्बल तो समझ में आ रहा है, मार्बल तो मिलता है राजस्थान के अंदर, अभी सर ने पढ़ाया है, सर ने बता दिया कि मार्बल तो विंध्याक्रम की चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं जो मेटामॉर्फाइज हो गई। तो मेरे दिमाग में सवाल बना, मैंने कहा यार ये मार्बल है क्या है? उसने कहा सर ये मार्बल नहीं है। मैंने कहा तो सर ये तो फैक्ट्री में बना है। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं कहा फैक्ट्री में बना है पत्थर? पत्थर भी फैक्ट्री में बनते हैं? बोले हाँ सर। और ये कैसे? बोले सर सिंपल है, जैसे ईंट बनते हैं ऐसे पत्थर बनते हैं। फिर दिमाग में और चक्कर आ गया, मैं ये क्या बात कर रहा है? तो भाई फिर मैंने अपने आप को समझाया, मैं कहा शांत गदाधारी भीम शांत। हमने कहा क्या शांति करी? हमने शांति ये पाई, हमने कहा यार जितने भी पत्थर बने हुए हैं ये तो मिट्टी से बने हुए हैं। भाई पत्थर टूट कर भी तो मिट्टी बनता है, और मिट्टी को अगर प्रेशराइज कर दिया तो वो पत्थर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मिट्टी का कन्वर्जन भी पत्थर में हो सकता है, यानी कि सेडिमेंट जो है, मिट्टी जैसा जो हल्का पत्थर है सेडिमेंट्री है, वो भी मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकता है, परिवर्तित होकर के किसी में भी बन सकता है। तो इन्होंने फैक्ट्री में क्या किया, उस मिट्टी को दबा दबा करके बहुत बारीक प्लेट के रूप में बदल दिया, बहुत बारीक प्लेट के रूप में, और इतना सख्त कर दिया उसके अंदर के जितने की स्पेस थे वो सब खत्म कर दिए। इससे क्या कंसेप्ट निकल कर आया? कंसेप्ट निकल करके आया कि ये प्रक्रिया जो प्रकृति करती है ये मशीन भी कर सकती है। तो मैं क्या कह रहा हूं, कुछ चट्टानें जो समय के साथ में इरोड होकर के किस में बदल गई थी, सेडिमेंट में बदल गई थी, वो सेडिमेंट दब दब के वापस मेटामॉर्फिक में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जो तुलनात्मक रूप से नई चट्टानें हैं उनमें तो अवसादी चट्टानों का मिलने का संभावना है, पुरानी चट्टानें तो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो चुकी हैं। क्लियर है? सर मैं भी वीडियो देखता हूं, चाइना में ज्यादा स्टोन मिलते हैं, वहां के पहाड़ों में बहुत। अरे वो फैक्ट्री में बनाते हैं यार। एक बालक बोल रहा है आपके पढ़ाने से मतलब आपके उससे चीन का फायदा हो गया। बेटा मेरे तो पढ़ाने से भी चीन का फायदा हो गया, क्योंकि मेरा जो कैमरा लगा है वो मेड इन चीन है, मैं जो लैपटॉप रखता हूं वो मेड इन चीन है, मैं जो मोबाइल रखता हूं वो मेड इन चीन है। मेरे तो होने से ही चीन का फायदा हो रहा है, मैं क्या करूं। चलिए आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आ गया। गोंडवाना क्रम की चट्टानों पर चलते हैं। अब द्रविडियन क्रम की हो गई, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तुलनात्मक रूप से नए की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो उस पर चलते हैं। ठीक है, ठीक है। इन चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल में हुआ। अच्छा, ये जुरासिक काल के बारे में क्या माना जाता है भाई? कार्बोनिफेरस से जुरासिक, देखिए जो अर्थ का जो लाइफ स्पैन है ना वो हम आपको नहीं डिस्कस कर रहे हैं, और उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि ये आपके मतलब हर किसी के काम का नहीं है। अगर टाइम फ्रेम चाहेंगे तो फिर टाइम फ्रेम भी किसी दिन डलवा देंगे आपको, वो आपके काम का नहीं है। जुरासिक काल के बारे में कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया था कि अर्थ के ऊपर आकर के बड़े बड़े उल्का पिंड गिरे थे, और उनसे पूरी पृथ्वी जो है ना वो तहस नहस हो गई थी। पृथ्वी पर ये जो आप आज जो समुद्र देखते हैं या पृथ्वी पर आप देखते हैं ना, एक समय में सारे के सारे डायनासोर खत्म हो गए। खत्म क्यों हुए उसके बारे में कहते हैं कि एक कालखंड ऐसा आया था जब पृथ्वी पर बड़े उल्का पिंड गिरे थे और पृथ्वी पूरी तरह खत्म हो गई थी। तो जो उस समय के बड़े बड़े विशालकाय जीव थे जिनके प्रमाण आज भी मिलते हैं, वो सब दब गए थे, पेड़ दब गए, जीव दब गए। तो जब वो दबे थे ना, तो उनकी वजह से फॉसिल्स में फ्यूल मिलकर आया। तो इंसान जो आज बहुत खुश होता है ना कि मैंने जीव पर विजय प्राप्त कर ली, एक समय से पहले भी बहुत बड़ी मात्रा में धरती पे जीव रह के जा चुके हैं, सब खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो वो जीवाश्म पाए जाते हैं। जुरासिक काल के अंदर पश्चिमी गुजरात का कुछ भाग जलमग्न हो गया था, पानी के अंदर तक डूब गया था।
इसी कारण से इन चट्टानों में बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। भारत में पाया जाने वाला 98% कोयला इसी प्रकार का है। क्यों? क्योंकि जो फॉसिल दबे, आज कोयला है क्या जिसको हम कोयला सोच के खुश हो रहे हैं, उस समय के दबे हुए जीव जंतु पेड़ पौधे ये सब कोयला है। तेल जो है वो है क्या असल में, उसी समय के जीव जंतु वो सब दबे हुए हैं। तो इसी वजह से ये चट्टाने नदी घाटी क्षेत्र जैसे दामोदर घाटी, महानदी, गोदावरी नदी घाटी, सोन और वर्धा घाटी उनमें पाए जाते हैं। और उन्हीं वजह से जो हमारे भारत का जो क्षेत्र है उनमें जो नदियां नदी घाटी पाई जा रही हैं वो इसी कारण से नदी घाटी उस समय की बनी हुई नदियां हैं जो जुरासिक काल के अंदर तहस नहस हुई थी। ठीक है, तो गोंडवाना रोग हो गया। दक्कन क्रम की चट्टानें, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, दक्कन का पठार जब दक्कन क्रम की चट्टानों के साथ आता है। टर्शरी युग जैसे कि नवीनतम महाकल्प माना गया है जिसमें कि हिमालय का निर्माण हुआ, वो चट्टानें राजस्थान, गुजरात, असम, तमिलनाडु के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, क्वाटरनरी चट्टानें भारत में पाई जाने वाली उससे भी ज्यादा नई चट्टानें हैं जो सिंधु के मैदान, कच्छ का रण, गंगा के मैदान इनमें पाई जाती है। और ये पर्वत चट्टानें जो हैं वो होलासीन यज्ञयुग के अंदर निर्मित हुई हैं। अब आपके दिमाग में कुछ प्रश्न बचे होंगे, कैसे? सर हिमालय के बारे में आपने कहा टर्शरी युग का है, उसके बाद आपने कहा क्वाटरनरी युग का है, इसका टाइम फ्रेम क्या है? तो इसका जो टाइम फ्रेम है ना, एक मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाई देता हूं, नहीं तो कई लोग बाद में परेशान रहेंगे। रुकिए, ये हमारे आरएएस के सिलेबस में था। लाइफ किस टाइटल के नाम से है? पूरा पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन था इसके ऊपर, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ के ऊपर ये रहा। और ये पूरा पूरा जो याद करके जाता था, एक सेकंड में दिखा देता हूं ताकि आप इस चीज को फिर रिलेट कर पाएंगे अपने हिसाब से। जिसको याद करना है वो याद कर लेगा और जिसको याद नहीं करना है वो उसको ऐसे के ऐसे छोड़ देगा। ये रहा भाई, लीजिए साहब। अर्थ की जो ज्ञात उम्र है उसके हिसाब से आपके सामने ये सारी जानकारी मिलियन ईयर्स में लिखी हुई है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल बोलते हैं, ये हमारे आरएएस के सिलेबस में आता है, तो आप इसको जान लीजिए। ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा, मैं आरएएस के बाद बीपीएससी भी लाऊंगा, बिल्कुल लाएंगे, सब लाएंगे, चिंता मत करिए। बीपीएससी भी आएगा, यूपीपीसीएस भी आएगा। इधर देखो, तो जो सबसे पुरातन काल है ना, एज के हिसाब से, मिलियन ऑफ ईयर्स के हिसाब से बात की जाए तो सबसे पुराना काल प्री कैम्ब्रियन काल है, जो कि 600 मिलियन ऑफ ईयर, मिलियन का मतलब 10 लाख, 600 इंटू 10 लैक्स, तो यानी कि कितने 60,000 करोड़ साल के आसपास का जो टाइम है वो प्री कैम्ब्रियन, फिर कैम्ब्रियन, फिर ऑर्डोविशियन, सिलुरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायासिक, जूरासिक, क्रेटेशियस और टर्शरी। तो जो ये टर्शरी आपको दिख रहा है ना, ये टर्शरी अभी का समय है, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर पूर्व, यानी 10 लाख साल पुराना। तो हिमालय टर्शरी काल का है, 65 लाख साल पुराना है। इसके बाद क्वाटरनरी, इससे भी ऊपर चल के क्वाटरनरी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अर्थ की उत्पत्ति का जो क्रम खंड है ना, वो इस प्रकार से डिसाइड हुआ है। देखिए, सबसे पहले ओल्डेस्ट रॉक जो है 4.6 बिलियन ईयर से चलते 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 आज वाले फेज में आकर आप पहुंचते हैं। तो ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ अर्थ है, ये आप सबके काम की नहीं है, लेकिन जिन्हें जरूरत है मैंने उनके लिए ये चर्चा केवल कर दी, उनकी सहूलियत के लिए, ताकि उस चीज को वो रिलेट कर पाए। ठीक है, बस कीजिए सर, ऊपर से जा रहा है, तो मैंने बस बता दिया है, आप भी गूगल करके इसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ पढ़ सकते हैं। तो यहां पर रॉक सॉलिड तरीके से रॉक खत्म होती है। उम्मीद है आप सभी को यह समझ में आया होगा। बाकी आज शाम को 8 बजे फिर इंडियन पॉलिटी की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, बाकी कैसा रहा ये जरूर जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर के फीडबैक जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको।
हाँ अंकिता बेटा मैं अभी बोल दूंगा, है ना, सब दिख जाएगा। सुबह में पढ़ के मजा आ गया। चलिए ऑल गुड। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे अंकित अवस्थी सर के रूप में। भैया भगवान ना बनाओ, अपना भाई बना लो, बड़ा भाई हूं आपका, ये समझ कर चला लो, सब चल जाएगा। ठीक है चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।